भाइयों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम इस ऐतिहासिक स्थान पर इकट्ठा हैं अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने, अपने प्यारे तिरंगे की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने, अपनी प्यारी जनता की सेवा करने की प्रतिज्ञा करने के लिए। हमारा ये उत्सव वर्षा ऋतु में पड़ता है, जबकि धूप और छांव आंख मिचौनी खेलती हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय ये उसका प्रतीक है कि जैसे राष्ट्र के जीवन में, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में धूप और छांव, सुख और दुख का मिश्रण हमेशा रहता है। हमारा देश किसानों का देश है। हम वर्षा का स्वागत करते हैं क्योंकि इस पर हमारे किसान भाई और सारा देश निर्भर है। इससे हमारे साधन, सिंचाई के साधन, बिजली के साधन और आवश्यक बहुत से कार्यक्रम निर्भर हैं। लेकिन आज कुछ दूसरे तरह के बादल भी हमारे ऊपर छाए हैं। वो हैं कठिनाई और तकलीफ के बादल। हमारे देश में कुछ कमियां हैं, कीमतें बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं। जनता के क्या कष्ट हैं उनको खूब अच्छी तरह से मैं देख रही हूँ, पहचानती हूँ। उनको हम छुपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कमियां कैसे हुई। आपको मालूम है कि 2 साल से सूखा पड़ा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में खास तौर से, लेकिन मैसूर और दूसरे प्रांतों में भी ऐसा भीषण सूखा पड़ा जो 50 वर्ष में देखने को नहीं मिला था। लेकिन हमारे वहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इन क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और जो भावना उनकी थी, जो हिम्मत उनकी थी, उसकी मैं साक्षी हूँ। जो कुछ बाहर के लोग दीन स्थिति देखने को वहाँ पे भागे, वो दंग हो गए वहाँ के लोगों को देखकर। चाहे मिट्टी खोद रहे थे, चाहे पत्थर तोड़ रहे थे, चाहे बांध रहे थे, गा गा के कर रहे थे। कोई शिकायत नहीं कर रहा था। अगर कुछ मांग रहे थे तो फिर से बचने के साधन। ये हिम्मत हमको सारे देश में फैलानी है, क्योंकि सूखा पड़ा ऐसी जगह, विशेषकर जहाँ के बाजरा, ज्वार, मूंगफली ऐसी चीजें पैदा होती हैं, तो इन चीजों की कमी हुई, भाव बढ़े, और एक चीज की कमी हुई तो दूसरे चीजों पर भी उसका ज्यादा मांग बढ़ी, दूसरे चीजों की, और उनके दाम भी बढ़े। कुछ दाम बढ़ने के तो कारण थे इन चीजों के, और बहुत सी चीजों के दाम केवल इसलिए बढ़े कि दाम बढ़ रहे हैं, यानी बिना किसी वजह के। कुछ ये सूखे की हालत केवल हमारे देश में नहीं, बहुत बड़े भाग एशिया और अफ्रीका के देशों में भी पड़ा, और वो लोग भी बाहर से अनाज खरीदने को तैयार हुए और बड़े पैमाने में खरीदा। इससे बाहर के अनाज का भाव बढ़ा, उसका असर भी हमारी कीमतों पर पड़ा। कीमतें केवल इन देशों में नहीं, जो धनी देश हैं, बहुत आगे बढ़े हुए देश हैं, वहाँ भी कीमतें बहुत जोरों से बढ़ी। वहाँ के भी समाचार पत्र पढ़िए, लोगों से बातें कीजिए तो मालूम, तो उनकी भी कहानी एक शिकायत की, परेशानी की है। इसके माने नहीं कि वहाँ पे दाम बढ़ने के कारण और हमारे देश में दाम बढ़ने के कारण एक ही है, बिल्कुल अलग अलग कारण है। लेकिन जब ये आर्थिक हवाएं चलती हैं तो देश की सीमा उनको रोक नहीं सकती है। उसका प्रभाव हमारे देश पे, हमारी चीजों पे, हमारी कीमतों पे पड़ता है। विशेष करके इसलिए कि जब यहाँ पे कमी हुई तो बाहर से चीजें खरीदनी जरूर हो गई, और वहाँ के दाम बढ़े
तो उसका असर फिर हमारी दूसरी वस्तुओं पर भी यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से हमें अपनी कठिनाइयों को सारी दुनिया के चित्र में रख के देखनी चाहिए। ये शिकायत होती है ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग। सरकार खर्चा बहुत कर रही है। ये छिपाया जाता है कि किस चीज पर खर्चा हो रहा है। खर्चा अधिकांश किस पर हुआ? जहां सूखा पड़ा वहां के 1 करोड़ लोगों को राहत के काम पे लगाने पे खर्चा जबरदस्त हुआ है। उसके पहले आपको मालूम है कि बांग्लादेश से शरणार्थी आए, जबरदस्त खर्चा 1 करोड़ उन पर खर्चा, 1 करोड़ लोगों को की देखभाल पे खर्चा हुआ। फिर युद्ध पर खर्चा हुआ। ये सब खप जाता अगर उसके बाद की फसल अच्छी होती, लेकिन इसका उलट हुआ। और क्योंकि इतने जबरदस्त सूखा पड़ा कि फसल तो खत्म ही हो गई, कुएं सूख गए, झीलें सूख गईं, नदियां भी सूख गईं। तो ये सब आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। मुद्रा बढ़ गई, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये खर्चा कम करे। हमने जो अपने कार्यक्रम, अपने योजना, एक मंत्रालय के खर्चे कम किए हैं, करीब 400 करोड़ की कटौती की है। और प्रत्येक राज्य सरकार से भी कहा गया है, प्रत्येक डिपार्टमेंट सबसे कहा गया है कि जो बिल्कुल आवश्यक चीज न हो उसमें अपना खर्चा कम करें या अभी के लिए उस कार्यक्रम को किनारे रख दें। अब आप समझेंगे कि क्या ये फिजूल खर्ची थी जो आज काट सकते हैं? ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत से आवश्यक चीजें जो जनता की आवश्यक सेवाएं हैं उन पे जरूर इससे हानि होगी। लेकिन ये लाचारी का समय है, और जैसे कि किसी परिवार को कठिनाई पड़ती है तो देखना होता है कि क्या लेना जरूरी है और कौन काम हम कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। उसी तरह से ये हमारा भारतीय बड़ा परिवार जो है उसको भी अपने साधन समेटने हैं और बहुत देखभाल से उसको खर्च करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन इसमें जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस समय कोशिश करें, निर्णय करें कि वो भी कम खर्ची करें। हम सबको गुस्सा चढ़ता है जब हम काले बाजार की बात सुनते हैं, जब हम सुनते हैं कि जनता को कमी है लेकिन बहुत बड़े दाम से वही वस्तुएं दुकान में या दुकान के पीछे बिक रही हैं। और इसमें जरा भी संदेह नहीं मुझे है कि ऐसे लोग जो नाजायज तरीके से सामान को रोकते हैं और ऊंचे भाव से बेचते हैं, वो लोग जो काला बाजार करते हैं, इनसे सख्त से सख्त व्यवहार होना चाहिए, सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि हम सोचें कि ये लोग जो हैं ये क्या कोई अलग जाति है जो ये काम करती है, या हर वर्ग में ये लोग मौजूद हैं। यदि हम सोचें कि अगर कोई काले बाजार में बेचता है तो बहुत से लोग काले बाजार में खरीदने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर वो न तैयार हो तो कैसे बेच पाए उनके भाव से। यदि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अनाज देना रोका, चाहे किसी भी कारण से रोका, अगर आग लगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि पानी कहां से लिया, क्यों लिया, कब लिया। एक ही ख्याल होगा कि कहीं से भी पानी आए, आग को बुझाया जाए। जब जनता को अनाज की कमी है तो चाहे हमारी नीति किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन क्या उसका कर्तव्य नहीं है कि अनाज बाहर आए जिसमें जनता को, साधारण जनता को, गरीब आदमी को कठिनाई न पड़े, वो भूखा न रह जाए। ये कर्तव्य सारी जनता का है। हम पर आरोप लगता है जो हमने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया, और कुछ लोग समझते हैं कि कमी के यही कारण है, लेकिन कोई सबूत इसका नहीं दे सकता है कि अगर ये कदम हमने नहीं उठाया होता तो दुकानें भर जाती गेहूं से। वाकया तो यह है, हमको लगता है, और जैसे जैसे एक एक जगह से खबर आती है तो ये साबित होता है
कि अगर हम अपने हाथ में नहीं लेते तो शायद ये जो हम ले भी पाए गेहूं, ये भी शायद काले बाजार में चला जाता और गरीब जनता तक नहीं पहुंच सकता। केवल जो ज्यादा दाम पे तैयार होते लेने उन्हीं को मिलता। तो ये सच है कि मध्यम वर्ग को कष्ट हुआ, शहरों में कुछ कष्ट हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह से हमने अनाज जहां जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां उसको हम पहुंचा पाए। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि ये इस नीति में कोई भी गलती थी। अगर दूसरी मांग है कि किसानों को ज्यादा हम क्यों नहीं, ज्यादा भाव पे हम क्यों नहीं खरीदते। अब इस समय अगर गेहूं का भाव ज्यादा हम देते हैं तो उसका असर भी दूसरे कीमतों पे और भी पड़ता है, और अगर औरों के लिए दाम बढ़ते हैं तो फिर किसानों के लिए भी बढ़ते हैं। तो अंत में चाहे उन्हें लगे कि पहले कुछ ज्यादा मिल गया, अंत में हानि उनकी भी और दूसरे सब लोगों की भी होती है। इस तरह से देश के जीवन में हम सब साथ बंधे हुए हैं। कोई वर्ग समझे कि अपने फायदे के लिए वो कुछ कर ले तो थोड़े दिन के लिए वो फायदा हो सकता है, उसका बोझ, उसका प्रभाव बड़ा भारी फिर हमारे ऊपर आता है। जैसे कि जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, आपसे तब भी मैंने आपको आगाह किया था। मैंने कहा था कि अभी आप बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके दाम हमको भारी देने पड़ेंगे, आर्थिक दाम देने होंगे, तरह तरह के तनाव और बोझ हमें उठाने पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है। मैं इस अवसर पर आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये जो समस्याएं, कमी की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, या जो समाज विरोधी लोग हैं, इन सब के बारे में सरकार कड़ी कार्रवाई लेने को तैयार है। कुछ ली भी जा रही हैं, कुछ कार्यक्रम बने भी हैं और कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई जादू अकेले नहीं कर सकता है। कोई भी सरकार स्वयं सब चीजों को ठीक नहीं कर सकता। हमारे देश में लोकतंत्र है और उसमें बहुत से अधिकार जनता को मिलते हैं और साथ ही बहुत सी जिम्मेदारी भी उनको ओढ़नी पड़ती है। तो इस कार्य में जब तक प्रत्येक व्यक्ति कुछ जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को नहीं अपने लेगा, ये स्थिति सुधर नहीं सकती। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बेचता है तो तभी बेच पाता है अगर कोई खरीदने को तैयार होता है। तो ये जनता की तरफ से सावधानी नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। सरकार अपनी खर्चा कम करे, ये आवश्यक है, लेकिन जनता खर्चा कम करे वो भी आवश्यक है। मुझे मालूम है कि हमारे देश में बहुत से गरीब हैं जिनका कम करने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनको आज भी पूरा नहीं मिल रहा। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कम से काम चला सकते हैं। दुर्भाग्य से आजकल की कुछ सभ्यता ऐसी हो गई है, और ये भी प्रभाव बाहर के देशों से आया है, कि प्रतिदिन और चीजों की जरूरत होती ही जाती है। जिन चीजों का नाम भी थोड़े वर्ष नहीं सुना था, थोड़े वर्ष पहले, आज वो आवश्यक वस्तुओं में गिनी जाती है। तो थोड़े वर्ष, एक वर्ष के लिए हम निर्णय करें कि इन सब वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे, एक सादगी की जिंदगी बिताएंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम में काम चलाएं। इस साल सौभाग्य से पहले से वर्षा अभी तक अच्छी हुई है, लेकिन नई फसल जो है उसको आने में कुछ महीने लगेंगे, और तब तक हमको काम चलाना है जो हमारा स्टॉक है और जो हम बाहर से खरीद रहे हैं उससे। कोई गंभीर स्थिति नहीं है अगर जनता का सहयोग मिले। अगर जितनी गृहिणी हैं, दूसरे सज्जन हैं, सब निर्णय करें कि एक दाना भी हम जाया नहीं करेंगे, हम संभाल के खर्चेंगे, संभाल के खरीदेंगे, संभाल के रखेंगे, तो ये महीने भी बिना कठिनाई के पार हो सकते हैं। जो भी
नाजायज तरीके से कुछ दबा के रखे तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, लेकिन जरूर उसकी इत्तला देनी है कि हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है। ऐसा वातावरण बनाना है कि वो आदमी रख ही नहीं सके उस माल को। कुछ लोग समझते हैं कि आंदोलन करना या बंद करना, इससे जनता की आवाज ऊपर उठ रही है। आवाज जरूर उठती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, काम बंद होता है, कभी लूटमार होती है, कभी दूसरे प्रकार की हिंसा होती है, और वही अब चीजें जो चाहिए उन्हीं में और कठिनाई पैदा होती है, उससे भी दाम फिर बढ़ते हैं। अगर अनाज की लूट होगी तो जरूर वो ठीक जगह वो अनाज नहीं पहुंचेगा और दाम और बढ़े। अगर हड़ताल होगा बिजली घर में, आपने दिल्ली वालों ने और दूसरे जगह भी देखा कि कितनी कठिनाई साधारण जनता को होती है। तो इस समय किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जिन पे देश की सारी आर्थिक ढांचा जिन पर निर्भर है, उनका जबरदस्त कर्तव्य इस समय है, अपना उत्पादन बढ़ाएं और उस उत्पादन को सरकार को दें जिसमें उसका ठीक से वितरण हो सके। अनाज होना काफी नहीं है अगर वो जनता तक पहुंच नहीं सकता। तो पहले पैदावार है, फिर उसको जमा करना है और फिर उसको सारी जनता को पहुंचाना है। इस काम में हम सबको मिलकर लगना है। अब कुछ बिजली बढ़ाने के भी प्रबंध हुए हैं, पैदावार बढ़ाने के भी प्रबंध हुए हैं, और ये जब कुछ कठिनाइयां थी ये पहले से कम है। संग संग ये देखना है कि जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग है, अपनी आवाज उठाने की मांग है, वैसे ही सब लोग आशा करते हैं कि हिंसा न हो, प्रबंध ठीक हो। तो अगर इन दो चीजों में टकराव आता है तो वो हानि भी साधारण जनता पे उसका भी बोझ पड़ता है। इस समय हम जो कर्मचारी हैं वो भी नए भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारी उन्नति, औद्योगिक उन्नति उन पे निर्भर है। उनकी भी मांगे हैं, मुझे मालूम है, और हम हड़ताल को मानते हैं कि एक साधन है ये मांग पूरी करने का। लेकिन देश के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब कुछ दिन के लिए अपनी मांग, अपनी जरूरत भी कुछ अलग रख देनी होती है दूसरों के हित, देश की सेवा के लिए, और ये आज वो समय है। हमारी आशा है कि जो लोग कोई कारखाना बंद नहीं करेगा, मिल मालिक हो, उद्योगपति हो, चाहे कुछ भी उसकी कठिनाई हो, वो कठिनाई वो सह के देखना है कि किसी न किसी तरह से मिल और कारखाने चालू रहे। इसी तरह से मेरी प्रार्थना अपने कर्मचारी भाइयों से है कि वो भी कोई हम दूसरा रास्ता मिल के बात करके रास्ता निकालें कि कठिनाइयां और मतभेद दूर हो, लेकिन उत्पादन किसी तरह से कम न हो। ये वो समय, इस जिम्मेदारी का और ऐसे निर्णय लेने का समय आया है। इसी तरह से जो साधारण जनता है उसको भी देखना है कि कैसे वो हर काम में उसका क्या दायित्व है। कुछ बातें हम आपको बता सकते हैं, बहुत सी बातें आप सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मतलब ये नहीं है कि केवल आप अपना वोट दें। आपने, भारत की जनता ने चुनाव में हमारा साथ दिया और हमने कोशिश की कि ऐसे कदम उठाएं जिसमें छोटे से छोटे आदमी का आत्मविश्वास बढ़े, जिसमें भारत का मस्तक ऊंचा हो, और हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे आराम हो, इस सब को जरा संतुलन से देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर कुछ अच्छी बात होती है तो हम आसमान पे चढ़ जाते हैं, और जरा सी कठिनाई आती है तो अपना दिल ही छोड़ देते हैं। तो ये प्रश्न है कि इस देश में हम रोने वाले लोग होंगे, शिकायत करने वाले लोग होंगे,
या हिम्मत से कठिनाई, कष्ट और खतरे के सामना करने वाले लोग होंगे? ये प्रश्न आज हमारे नौजवानों के और हमारे बूढ़ों के सामने भी है। आज के जलसे में हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बैठे हैं। उनकी आयु तो ज्यादा है, लेकिन उन्होंने सबने मुझे आके बताया कि दिल उनके उतने ही जोशीली हैं जितने के 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले थे। तो ये सब नौजवान, चाहे उन नौजवानों की कोई भी उम्र हो, उनसे आज हम कुछ से मार्गदर्शन मांगते हैं और कुछ से हम उनकी हिम्मत और उनका सहयोग मांगते हैं कि इस कठिन काम में हमारा साथ दें। ये वर्षा आए या न आए, आकाशवाणी ध्वनि देश को आगे जाना ही है। जो हमारे कार्यक्रम हैं वो पूरे करने ही हैं। युद्ध हो या शांति हो, कुछ भी हो, हमारे जो आगे बढ़ने की रफ्तार है उसको हमको कम करने देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि योजना को बंद कर दो। कितनी खतरनाक बात है। इसके माने है कि आज के आराम के लिए हम भारत के भविष्य को खो डालें, गरीबों का ध्यान न दें। योजना तो बंद नहीं हो सकती और न होगी। ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। पिछले दफे जब मैं थी, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। ये जारी है, दृश्य बदल रहा है, नई नई दोस्तियां बन रही हैं। हमें दुख है कि हमारे महाद्वीप में अभी भी जैसी शांति होनी चाहिए थी, जैसे समझौते होने चाहिए थे, वो अभी नहीं हो पाए हैं। हमें लोग दोष देते हैं जो अभी भी यहाँ के जंग के कैदी हैं। आपको मालूम है, इसकी सारी कहानी यहाँ मैं नहीं दोहराऊंगी। आपको ये भी मालूम है कि कुछ बांग्लादेश की सरकार ने और हमने कुछ सुझाव दिए और वो उदार सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं और सारी दुनिया ने उनका स्वागत किया है। कुछ बातचीत चली और कुछ थोड़े दिन बाद और होने वाली है। अगर इसमें कामयाबी प्राप्त नहीं होती है तो भारत की जनता, सारी दुनिया की जनता और पाकिस्तान की जनता भी ये जान जाएगी कि इसमें दोष न हमारा है और न बांग्लादेश सरकार का है। अच्छी तरह से जानेगी कि अगर ये कैदी वापस नहीं जा रहे हैं तो किसका दोष है, कौन रुकावट इसमें डाल रहा है। हमने और आपने मिलकर बहुत से परीक्षाओं का सामना किया है। कभी उसमें से चमकते निकले और कभी इतनी कामयाबी नहीं हुई। आज एक जबरदस्त अग्नि परीक्षा में से हमको गुजरना है और अगर इसमें से हम हिम्मत से कूद के इसमें से निकलते हैं तो जैसे जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है, वो हम अपने देश में इस जनता को, इस देश को ऐसा हम बना सकते हैं। तो आज मैं फिर वही प्रश्न आपसे पूछूंगी कि हम किस प्रकार का भविष्य चाहते हैं और किस प्रकार की जनता चाहते हैं। हम चाहते हैं जनता जिसकी आशा कभी न टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाहते हैं जनता जिसकी हिम्मत बढ़ती ही चली जाए। हम चाहते हैं जिसकी जनता जिसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में गूंजे, शांति के लिए, दोस्ती के लिए, एक नए दुनिया के लिए, नए आदर्शों के लिए। बहुत से बड़े बड़े आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने रखे और उनको हमको पूरा करना है, लेकिन वो भी हमारे लिए काफी नहीं है। आज एक नई पीढ़ी हमारे देश में है, उससे हम आशा करते हैं कि नई रोशनी वो पीढ़ी हमको दिखाएगी। वो संयम से काम लेगी, बहादुरी से काम लेगी और ये जो हमारे सेनानी यहाँ बैठे हैं इनको दिखाएंगे कि उनसे वो कम नहीं है, उनसे कई कदम आगे हैं और नया भारत बना के दिखाएंगे। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, चाहे आप यहाँ मेरे सामने हो और चाहे अपने टेलीविजन के या रेडियो के सामने भारत के कोने कोने में हो, मेरे संग मिलके जय हिंद का नारा बोलिए। ये नारा जो भारत की स्वतंत्रता का नारा है, भारत की एकता का नारा है, भारत की मजबूती का नारा है, भारत के उज्जवल भविष्य का नारा है। बोलिए जय हिंद, जय हिंद।